हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी का गणित कक्षा 8 का जो गणित है और उसका चैप्टर नंबर 6 है, उसका मैं प्रश्नावली 6.1 हल करवाने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना घन और घनमूल के बारे में। तो 6.1 में हमको सबसे पहले घन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है घनमूल के बारे में 6.2 में पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो अब देखे होंगे 5वां चैप्टर में, जिसमें वर्ग और वर्गमूल से संबंधित मैंने बातें को बताया है और उसमें प्रश्नावली 5.1 और 2 जो है हल करवाया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके जो है प्लेलिस्ट से उन सब वीडियो को देख ले, ताकि ये समझने में आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, कक्षा 8 का गणित है, बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हेल्पफुल वीडियो मैं बनाऊं आपको उसका जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको जो पढ़ना 6.1 है, तो घन से संबंधित हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, घनमूल जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको घनमूल से संबंधित बताएंगे और उसके बाद उसका प्रश्नावली भी हम हल करवाएंगे। तो सबसे पहले घन किसे कहते हैं समझते हैं। तो घन किसे कहते हैं इसको समझते हैं हम। सबसे पहले घन देखिए, किसी भी अगर संख्या है, किसी आपको वर्ग समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में वर्ग के बारे में मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या, वो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। यहाँ पर क्या आता है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो उस संख्या का घन कहलाएगा। आपको नहीं समझ में आया, चलिए इसका परिभाषा लिखने के बाद मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। किसी संख्या को, आप बोल सकते हैं किसी संख्या को उसी से यानी स्वयं से उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर, 3 बार गुणा करने पर, 3 बार जब आप गुना करेंगे, 3 बार जो है गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो होगा, प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाएगा, है ना। उस संख्या का क्या कहलाएगा? उस संख्या का घन या फिर क्यूब कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर आपके सामने में दिया हुआ है 2, कोई संख्या है। क्या बोला? किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या है, इनका जो है घन पता करने के लिए क्या करेंगे? उसी संख्या को 3 बार जो है गुना कर देंगे। तो 2 का घन का मतलब है 2 का क्यूब, है ना। क्यूब को ही घन बोलते हैं हिंदी में। तो उसके ऊपर पावर 3 होगा। तो इसी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे, है ना। 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा? 8। यानी 2 का घन कितना हो गया? 8। बहुत ही इजी है। वहां पर 2 बार वर्ग में क्या करते थे? स्क्वायर में, है ना, पावर 2 होता था तो उसी संख्या को 2 बार गुना कर देते थे। और यहाँ पर क्यूब है तो उसी संख्या को जो है 3 बार गुना कर देंगे। 3 का उसी प्रकार से 3 का अगर मैं घन की बात करूं, घन का मतलब पावर में क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 गुने 3 गुने और 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 27, है ना। उसी प्रकार से 4 का घन अगर पूछा जाए आपसे, 4 का घन पूछा जाए तो 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64, है ना। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो है इसका जो है हम चलते हैं 6.1 की तरफ, और 6.1 को हम इसमें सबसे पहले हल करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब घन निकालना है। कोई अगर नंबर दिया हुआ, ये तो हमको पता चल गया कि संख्या का अगर हमको घन निकालने के दिया जाएगा, कोई भी संख्या बोलेगा इसका घन कितना है ना। 3 का घन कितना हुआ, तो उसी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। 4 का घन कितना होता है? 8 64 होता है। तो ये तो हमको पता चल जाए। लेकिन कोई अगर संख्या है, ठीक है, और संख्या अगर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो संख्या जो है किसका घन है, वो किसका घन है। जैसे इसका, ये संख्या आपके सामने में 27 दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये 27 बताओ किसका घन है, तो कुछ नहीं करना है।
जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम स्क्वायर निकालते थे उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड से हम निकालते थे स्क्वायर यानी वर्ग, तो उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से जो है इसका मतलब जो है हम निकालेंगे घन। कुछ नहीं करना इसमें, और उसमें दो दो जोड़ा निकालते थे ना। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि यही 64 है, 64 किसका घन है ना, किसका घन है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको कर देना है। 2 से जाएगा ये कितना बार में, 3 दूना 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कितना बार में, 16 दूना 32, 8 दूना 16, फिर कितने बार में 4, फिर कितने बार में 2, फिर 2 एकम 2। तो यानी सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड आपके सामने कितना 2, 1 2 3 4 5 6 ना, 2 3 4 5 6। अब उसमें दो दो जोड़ा निकालते थे, इसमें 3 3 जोड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब 64 जो है किसका, 1 2 3, 3 जोड़ा निकाल लिए, और ये एक 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबको 3 3 का जोड़ा हम निकालेंगे इसमें से। अब 64 बराबर 2 दूना 4, तो ये 4 का घन होता है 64, है ना। इसको पलट देंगे, अगर कोई नंबर दिया हुआ बोले कि किसी वो उसका घन कितना, उस नंबर का घन कितना होगा, तो उस नंबर को 3 बार गुना कर देंगे। और अगर कोई संख्या दिया गया है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करके 3 3 जोड़ा निकाल लेंगे। एकदम इजी तरीके से आप इस प्रकार से इसको बना लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछता आपके सामने में, क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, इसमें से कौन पूर्ण घन नहीं है। तो जिस तरह से पूर्ण वर्ग नहीं है, हमसे पूछा था, उसी तरह से पूछा पूर्ण घन नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर जोड़ा सारे संख्या का जोड़ा नहीं निकलता, मतलब 3 3 की जोड़ा अगर नहीं निकलता, कोई संख्या बच जाता, तो पूर्ण घन नहीं होता। चलिए हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, कौन पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूं, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आपके सामने में है, जितना आप देख पा रहे हैं इतना ही बुक में भी आपका क्वेश्चन दिया गया, 8 ही क्वेश्चन दिया है पहला वाला में। तो इसमें बोला है कि इसमें से पूर्ण घन नहीं है, कौन वाला घन नहीं है इसमें से, है ना, पूर्ण घन नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो मैंने जैसे पीछे बताया अभी कि उसको अभाज्य गुणनखंड से हम पता कर सकते हैं कि कौन पूर्ण घन नहीं है। जिसका 3 3 का जोड़ा नहीं निकलेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो चलिए एक नंबर बनाते हैं सबसे पहले, एक नंबर 400 वाला, ठीक है। तो 400 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे, है ना। 400 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे, हमको पता चल जाएगा 400 पूर्ण घन है कि नहीं। तो चलिए इसका 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 400 का यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 400 का कितना बार में जाएगा, 2 दूना 4, 200, 100, उसके बाद 50, फिर 25, है ना, फिर 5 बार में जाएगा, और फिर 5। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, है ना। 400 का अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 गुने 5, ठीक है। 3 2 का जोड़ा 1 है, 5 का भी मतलब जो है जोड़ा नहीं है, मतलब 3 3 का जोड़ा की बात कर रहे हैं। जोड़ा का मतलब तो 2 ही होता है, लेकिन 3 3 का अगर मैं पेयर्स निकालने का कोशिश करूं, 3 वाला, 3 संख्या का, 3 अंक का, तो यहाँ पर एक ही 3 अंक का है, ठीक है, पेयर 3 अंक का पेयर एक ही है यहाँ पर, और आगे नहीं है ना, एक ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 हमारा पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि ये जोड़ा पूरा पूरा निकल जाता तब ना, क्योंकि यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 5 है और 1 5 होना चाहिए, तब 1 5 निकलता,
तो इसका मतलब ये है कि 400 पूर्ण घन नहीं है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि 400 पूर्ण घन नहीं है। एकदम इजी है। ऐसे ही आप जो है 342 का चेक कर सकते हैं। यह 2 नंबर का 342 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 342 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 7 दूना 14 होता है, फिर 2 एकम 2। अब 171 आया तो 171 तो आपका 2 से नहीं कटने वाला है ना, लेकिन जो है यहाँ पर 3 से कट सकता है ना, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 17 में से 15 चला गया तो कितना बचा, 2 उधर गया तो 21 हुआ। अब 21 को काट सकते हैं ना, 7 तिया 21, फिर 3 से कट सकता है, कितना, 19 तिया 57। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नहीं है पूर्ण घन हमारा। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर 342 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 19। इसमें तो एक भी जो है 3 वाला 3 अंक का जोड़ा नहीं निकल रहा है, एक भी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः 343 जो है 42 पूर्ण घन नहीं है, घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर तक दिया है तो 8 नंबर तक आप ऐसे ही हल कर लेंगे। चलिए तीसरा नंबर में क्या पूछा गया आप देखते हैं कि 68 और 600 है ना, ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। अब इसका मैंने कर दिया है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन जो भी है उसको मैंने हल कर दिया है ताकि समय की बचत हो। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से किस नंबर से किसको विभाजित किया गया है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं जोड़ा निकाल के। ये तो हो गया 3 अंक का एक जोड़ा हुआ, उसके बाद 7 हो गया एक, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 5 है, 5 में 2 ही अंक है। 5 का जो है जोड़ा निकालने के लिए 3 अंक होना चाहिए, तो 2 ही है ना। इसमें और एक 5 चाहिए होगा, तब जाकर जो है ये पूर्ण घन संख्या होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 68 और 600। ठीक है, ये 68 600 क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये जो है हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 4 में कितना है, 27 44। 27 44 का भी मैंने यहाँ देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, 7 का भी एक जोड़ा है, यानी इसमें कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर जो है 5 घट गया है ना, यहाँ पर पूरी तरह से जो है 3 अंकों की जो जोड़ा है निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पूर्ण घन संख्या होगा। अब इसे ये भी आप पता कर सकते हैं कि ये जो है किसका घन है, 27 और 44। तो 7 दूना 14, 14 का घन हो जाएगा 27 44 है ना। ये भी आप मतलब इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जो है आपका 27 44, ये आपका 2 1 निकला और एक 7 निकला, तो 7 दूना 14, ये 14 का घन हो जाएगा। नहीं तो 14 को 3 बार लिखकर आप गुना करके देख सकते हैं कि इतना ही आएगा 27 44। तो इसका मतलब ये है कि अतः आप क्या लिख सकते हैं कि 27 44 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अब देख सकते हैं 5वां नंबर। 5 नंबर में क्या है आपका कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका पूरा अभाज्य गुणनखंड किया है। देख सकते हैं कि यहाँ ये तो एक जोड़ा हो गया 2 का, यानी 3 अंकों का लेंगे ना, लेकिन ये और ये बच रहा है, यानी 3 होना चाहिए। यहाँ इसमें 2 ही 2 करके है। इसका मतलब यह है कि 800 जो है 800 एक पूर्ण घन नहीं है, एक पूर्ण
एक पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन होता तो पूरा पूरा उसका अभाज्य गुणनखंड निकल जाता। अब 6 नंबर, अब 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या है, अब देख सकते हैं 46, 65, 6 इसका अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 का तो ये जोड़ा निकल गया, एक यहाँ पर भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, यानी ये पूर्ण घन संख्या है हमारा। किसका है ये भी आप पता कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 है ना, 36 का ये हो जाएगा, 36 का घन हो जाएगा 46, 65, 6। अतः ये नहीं पूछा है कि ये किसका घन है ना, आपको पूछा है कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो है। 46 और 65, 6 एक क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। उसी प्रकार से अब देख सकते हैं, है ना, अंतिम सवाल है, नहीं प्रश्न नंबर 1 का ये अंतिम भाग है, अंतिम भाग नहीं है शायद, और एक है, ये 7वां है, इसके बाद और एक है 8वां, 8 भी है, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं कि 40, 83 और 45 इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या हूँ, ये कुछ ज्यादा ही लंबा है, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको किस प्राप्त संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका अभाज्य गुणनखंड 3 का तो जोड़ा निकल गया, 5 का भी है, लेकिन 11 का 2 ही है, और एक अगर आता तब जाकर संख्या हमारा पूर्ण घन होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः हम लिख सकते हैं क्या चीज, 40, 83, 75 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या हमारा नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन होता तो इसमें और एक 11 आता तब जाकर पूर्ण घन संख्या होता। अब लास्ट हमारा 8वां भाग है ना, 9 ट्रिपल 0 का, तो इसका अभाज्य गुणनखंड अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है, किया हूँ मैंने, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका कौन कितना कितना नंबर है, तो 5 का सिर्फ आप देख सकते हैं कि क्या है कि जोड़ा है एक, बाकी 2 का है, और 3 जो है 2 ही है, और एक होता तब ये निकल जाता ना, 3 2 ही है, तो 3 वाला जो अंक है वो 2 ही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो है 900 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, तो बिल्कुल आसान था, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा देता हूं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी ये पूर्ण घन इसका मतलब है नहीं, ठीक है, किस संख्या से गुणा और करेंगे कि ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं, एकदम इजी है। तो हमसे कहा गया किस संख्या से गुणा करेंगे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो हमको पता पूर्ण घन होने के लिए जो है 3 अंक का जोड़ा निकलना जरूरी है पूर्णता, अगर उसमें घट जाएगा उस संख्या से गुना कर देंगे। चलिए 320 का हम पहले करके दिखाते हैं आपको। 320 का 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूना 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से चला जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से कितना बार में, 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, और फिर 2 से कितना 5 दूना 10। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 320 का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 और कितना 5। तो पूर्ण घन होने के लिए क्या जरूरी है हमारा, 3 3 का जोड़ा होना जरूरी है।
है ना। ये पूर्ण घन होने के लिए क्या शर्त है कि 3 3 का जोड़ा होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का तो ये 3 का जोड़ा निकल गया, 2 का 3 का जोड़ा निकल गया, लेकिन यहाँ पर घट क्या रहा है 5। यानी इसमें और अगर 5 गुने 5 कर दे तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, है ना। 5 वाला अंक जो है वो 3 को हो जाएगा ना, तो फिर पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 25 से 5 गुने 5 किए, 2 5 लिखे गुने में, तो इसका मतलब 5 25, 25 से गुना करने पर क्या है पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। ये हमको पता चल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 25 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 25 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर जो है पूर्ण घन प्राप्त होगा हमको। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 320 को पूर्ण घन बनाने के लिए जो है 5 एक्सेप्शन बच गया था आपका, तो उसमें और 25 से गुना करेंगे तब जाकर जो है पूर्ण घन प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हल करवा दिया हूँ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके मैं रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से और जो है समय भी बचे। तो चलिए 3 का जोड़ा तो यहाँ निकल गया, कितना 3 घट रहा है, मतलब और एक 3 से गुना अगर कर देंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यानी 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। एकदम इजी है। वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जितना नंबर घट रहा है उससे गुना कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 नंबर देख सकते हैं, 3 नंबर है 675, तो उसका भी देख सकते हैं। इसका तो जोड़ा हो गया, कितना घट रहा है 2 5 तो है ही और 1, तो इसका मतलब इस 5 से आपने क्या किया, गुना किया। तो वैसे ही लिखेंगे एकदम सेम टू सेम। अतः 675 को पूर्ण घन बनाना है, तो बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, बनाने के लिए 5 से गुना करना होगा। ठीक है, 5 से गुना करना होगा। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अब इसका चौथा भाग है 432। यहाँ देख सकते हैं ये 2 का तो जोड़ा कंप्लीट है, 3 का भी है, तो घट क्या रहा, और 2 होना चाहिए ना, 2 और 2 होना चाहिए ना, तब जाकर जो है मतलब अगर यहाँ पर 2 गुने 2 कर दें तो 2 का जो है जोड़ा एक ठो निकल जाएगा। तो कितना से गुना के, 2 2 ना 4 से गुना के। तो अतः हम क्या बोलेंगे कि 432 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, कितना 2 से हमने गुना किया, के लिए 4 से, क्योंकि 2 2 से गुना किया है, 2 गुना 2 तो 2 दूना 4 से गुना करना होगा। यह आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा देख सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ पर गुना करने पर पूछा था, यहाँ भाग देने पर पूछा है। ठीक है, कुछ मुश्किल चीज है नहीं। वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो संख्या बच जाएगा उसको भाग दे देंगे, वो संख्या कट जाएगा, पता चल जाएगा हमको। यहाँ पर जो घट रहा था उस संख्या से गुना कर दिए। बस घन में याद रखना, किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार जो है गुना करना हमको पड़ेगा। तो चलिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कितना क्या दिया है, 256। चलिए इसको बनाते हैं।
तो चलिए इसका जो है अभाज्य 256 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड तो सभी में करना, आप देख ही पा रहे हैं, शुरू से ही देख ही रहे हैं। तो देख सकते हैं 3 का एक जोड़ा निकल गया। ठीक है, 3 का एक जोड़ा निकल गया। अब जो है 2 बच गया। अब जितना बचा उसी नंबर से भाग कर देंगे। ठीक है, बट्टे में अगर हम 2 गुने 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 दूना 4 बच गया, इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो जो है पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा हमारा। जो बच जाएगा ये पूर्ण घन संख्या से संख्या इससे निकल जाएगा। कितना का? 2 दूना 4, तो 4 का पूर्ण घन निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सेप्शन बच गया, जो नंबर बच गया यहाँ पर, उसी नंबर से नीचे भाग कर देंगे तो वो नंबर कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा? 2 दूना 4 से भाग करना पड़ेगा, भाग करना होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम सारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का दूसरा भाग देख सकते हैं। यहाँ पर 5 का एक जोड़ा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बच क्या गया, 2 को 5 बच गया, और 1 होता तब तो ये पूर्ण घन हो ही जाता। तो इसका मतलब इसको किससे भाग देना पड़ेगा? 25 से भाग देना पड़ेगा। 25 बच गया तो 5 गुने 5 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 गुने 5 से भाग दे देंगे, यानी 25 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 25 को क्या है, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा? 25 से भाग देना होगा। ठीक है, ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से तीसरा नंबर का यहाँ देख सकते हैं आप 1408 का, उसमें किससे भाग देना पड़ेगा? 2 का देख सकते हैं जोड़ा निकल गया, 3 का जोड़ा निकल गया, लेकिन 2 और 11 बच गया। तो 2 और 11 से नीचे में भाग कर देंगे ना, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। 2 गुने 11 यानी 11 दूना 22 बोल सकते हैं। तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बाकी पूर्ण घन संख्या वो बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैसे ही सेम टू सेम सारे जगहों पर एक ही चीज लिखना है। 1408 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे? 11 दूना 22 से भाग देना होगा। ठीक है, अब वैसे ही अभी है 192 है, 192 का देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ 2 का जोड़ा निकल गया, ये भी 2 का जोड़ा निकल गया, तो बच गया क्या? 3, यानी 3 को काटने के लिए बट्टे में 3 करेंगे, यानी 3 से अगर भाग करेंगे तो 3 से कट जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि अतः 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग ना होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम प्रश्न है आपका। ठीक है, अंतिम प्रश्न है और बहुत ही इजी सवाल भी है। निम्नलिखित घन संख्या को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। ठीक है, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो यहाँ पर एक बात सीखने वाली बात है, पहले चलिए उसको सीख लेते हैं, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो क्या समझना हमको? क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोला है ना, तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग के बारे में बोला है। तो क्रमागत विषम का मतलब क्या है? लगातार विषम संख्या।
विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, 15, इस तरह से जो भी संख्याएं आते जाएंगे। 15 के बाद 17, 19, 21, अभाज्य नहीं बोला है, ठीक है। 21 के बाद कितना आता है, आगे लिखते चलते हैं। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, है ना, यानी दो संख्या के बाद। उसके बाद 31, 33, 35, है ना। 35 के बाद अगला क्या हो जाएगा, 37, 39, 41, 43, और क्या क्या आ जाएगा इसके बाद, 45, 47, 49, 51, 53 एंड 55, 57, 59। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जितने संख्या है, जितने नंबर होगा विषम संख्या, उसी संख्या का वर्ग होगा। जैसे एक संख्या का वर्ग एक ही होगा, घन, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, एक का घन एक ही होगा। अब देख सकते हैं, अब ये 2 नंबर है ना, क्रमागत बोला है, इस 2 संख्या का घन, इस 2 संख्या का जो योग के घन जो होगा वो 2 के बराबर होगा, 2 के घन के बराबर होगा। देखिए 2 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 5 और 3 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 संख्या का अगर देखेंगे, 3 संख्या का योग 3 के घन के बराबर होगा। 3 विषम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्या का, याद रखेगा, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3 के घन के बराबर होगा, है ना। तो ये 3 संख्या लिया ना, तो 3 का घन हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 3 3 9 27, और यहाँ पर भी आप जोड़ के देख सकते हैं, 16 11 27, है ना। उसी प्रकार से 4 संख्या का बात किया है, तो 4 संख्या 1 2 3 4, है ना, 4 संख्याओं का योग के बराबर होगा, 4 के घन के बराबर होगा 4 संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। उसी तरह से 5, तो मैं यहाँ पर 21 लिखता हूँ, यहाँ पे आसान होगा। अब 5 बोला है, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या जो है ये हो जाएगा 5 के घन के बराबर हो जाएगा। पांचों को जोड़ के देख लो, 5 के घन के बराबर होगा। अब 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये जो 6 क्रमागत विषम संख्या है, इनका जो योग होगा वो 6 के घन के बराबर होगा, ठीक है। अब 43 से चलते हैं। अब 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इस सातों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो 7 के घन के बराबर आएगा। अब 8 का भी पूछा था, तो 8 का, सॉरी 55 के बाद कितना आता है, 57, फिर 59, फिर 61, फिर 63, फिर 65, फिर 67, है ना, 67 के बाद 69, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 71, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना, कंफर्म। ये जो है 8 के घन के बराबर होगा, एकदम इजी है। यानी विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या का योग, क्रमागत विषम संख्या का योग जितने क्रमागत संख्या है उनके घन के बराबर होगा। यानी यहाँ पर 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो इस दो का घन के बराबर होगा। 3 विषम संख्याओं को क्रमागत जोड़ेंगे तो 3 के घन के बराबर होगा। 4 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 के घन के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 2 का, यहाँ पर वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे बोला है, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा
कि निम्नलिखित घन संख्याओं को उसको क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखे। तो यहाँ पर घन के रूप में दिया है, योग के रूप में लिखना है। तो दो का कितना होगा योग के रूप में? 3 गुने 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। तो यानी 3 + 5 योग के रूप में 3 + 5, ये इसका आंसर है। 3 + 5 पहला वाला का आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट किसका है? सेकंड का कितना दिया है? 4 का घन। 4 का घन कितना है देख सकते हैं, 13 15 17 19, यानी 13 + 15 + 17 प्लस कितना 19। उसके बाद 5 का देख सकते हैं, 5 का 21 23 29 तक 5 को लिख देंगे, है ना। 21 + 23 + 25 + 27 + 29 हो गया। अगला पूछा लास्ट 8 का घन को हम उसके योग के रूप में लिखना है। 8 का घन जो लास्ट वाला है, अब देख सकते हैं 57 से कितना 71 तक, यहाँ लिख देंगे 57 से 71 तक लिख देंगे। 57 + 59 प्लस कितना 61 + 63, 63 के बाद कितना आ जाएगा 65, उसके बाद कितना आ जाएगा 67, उसके बाद 69 और 71। ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, है ना। और अगला प्रश्नावली का वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इंटरेस्टेड है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तब। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।